गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंडरी के पेडागोजी और हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु सुझाव। इससे पहले हमने वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की समालोचनात्मक समीक्षा को देखा था। आज हम देखेंगे कि इन पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए क्या सुझाव रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि पाठ्य पुस्तक का चुनाव सरकार के द्वारा सरकार के निर्देशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्राइवेट संस्था या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर छोड़ दिया जाए तो निश्चित है कि कुछ समूह विशेष पे छोड़ दिया जाए तो उसमें व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव अधिक हो सकता है। उनमें कुछ एक कहना चाहिए कि पक्षपातपूर्ण जो बात आती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जो इनका चुनाव है पाठ्य पुस्तकों का वो सरकारी निर्देशों के अनुसार, भले चाहे करे वही संस्था, लेकिन सरकारी निर्देश जो नियम मानदंड निश्चित किए गए हैं उसी के आधार पर हो, क्योंकि उसमें एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कि पाठ्य पुस्तक चयन के बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि लगभग 7 क्राइटेरिया दिए और हर क्राइटेरिया के भी 5-5, 7-7 क्राइटेरिया और दिए गए। तो उन सभी के ऊपर, जैसे कि इसमें आपके अगर इनको पाठ्य पुस्तक चयन के क्राइटेरिया को देखते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक की साज सज्जा, पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था हो, प्रस्तुतिकरण हो, स्रोत संदर्भ सूची हो, मतलब स्रोत और संदर्भ सामग्री हो, उदाहरण हो गए या फिर मूल्यांकन के प्रश्न हो गए या निर्देशन परिशिष्ट अनुप्रमाणिका हो गई, यानी कि ये सारे क्राइटेरिया हैं। तो इनके और भी सब क्राइटेरियाज होते हैं जिन पर की एक रेटिंग स्केल तैयार की जाए। ये अत्यधिक निकृष्ट, सामान्य, अच्छी और सबसे अच्छी, जैसे इन 5 पॉइंट स्केल पर रेटिंग करके और फिर मतलब सरकार एक निश्चित मापदंड या नियम निर्धारित करे, उसी के निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का चयन होना चाहिए। उसके बाद आता है सीधे प्रकाशक या लेखक से मंगवाई जाए, बिचौलिया कोई ना हो। आपको जो भी पाठ्य पुस्तक हमको चुनाव करनी है, सरकार ने जिस संगठन बना के या एक समिति बनाकर गठित करके उसको उत्तरदायित्व सौंपा है, तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो बीच में किसी मीडिएटर को न रखकर और डायरेक्ट सीधा ही या तो लेखक से मंगाए या फिर प्रकाशक से मंगाए, जिससे कि कई बार बिचौलिया होता है कि वो अपने निजी स्वार्थ के चलते वो किसी अच्छी पुस्तक को आपके सामने चयनकर्ताओं के सामने रखे ही नहीं, तो उन्हें उस अच्छी पुस्तक के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आवश्यक है कि सीधे लेखक या प्रकाशक से मंगाई जाए। दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज है कि समीक्षा के बिना उसको स्वीकार नहीं किया जाए, समीक्षा के बाद ही, यानी कि चाहे कैसी भी कितने भी मापदंड के आधार पर हमने उसका चुनाव किया है, चुनाव करने के बाद हम उन पुस्तकों का समीक्षा होनी चाहिए। उस समीक्षा के आधार पर जो परिणाम आते हैं उन्हीं परिणामों के आधार पर पुस्तक का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद में एक से अधिक पुस्तकों का चुनाव हो, एक ही पुस्तक का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए, एक से अधिक पुस्तकों का चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्यों से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि तथ्य जो है वो जीवन से जुड़े होने चाहिए। तो कई बार होता है कि एक क्षेत्र के लिए वो जीवन से जुड़े हुए हो सकते हैं और दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं, तो अर्थात कि उस क्षेत्र विशेष की या छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक जिसको श्रेष्ठ समझेगा वो शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार उस पुस्तक का चुनाव करेगा। अर्थात 2 से 3 से 4 पुस्तकों का चुनाव होना चाहिए, जिससे कि जिस शिक्षक को जो पसंद आए उस परिस्थितियों के अनुसार वो उसका चुनाव कर सके। उसके बाद में कुछ विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन सरकार स्वयं करे। कुछ विशिष्ट पुस्तकें कौन सी? ये वे पुस्तकें हैं जिनमें की बहुत अच्छी पुस्तकें होती हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार का लाभ अगर नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में प्रकाशक उन्हें प्रकाशित करने से बचते हैं। तो ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन का उत्तरदायित्व सरकार को स्वयं देना चाहिए, जिससे कि अच्छी पुस्तकें बाजार में या छात्रों के पास पहुंच सके। उसके बाद में है अनुसंधान होते रहने चाहिए, क्योंकि समाज की और राष्ट्र की मांग निरंतर रूप से परिवर्तन होती रहती है, मांग निरंतर रूप से बढ़ती रहती है, भिन्नता आती रहती है। तो ऐसे में उस मांग की पूर्ति के लिए निरंतर रूप से अनुसंधान भी चलते रहने चाहिए। अच्छा, फिर बालकों की रुचि और योग्यताओं में भी परिवर्तन आता रहता है, तो उसके अनुसार कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की किस तरह से विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, आदि बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अनुसंधान होते रहने चाहिए।
अगली बात जो है इसमें, अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को सरकारी अनुदान प्राप्त होना चाहिए। अर्थात कि जो संस्था अनुसंधान कार्य में लगी हुई है, जो अनुसंधान कर रही है, क्योंकि उनके पास में आर्थिक संसाधन उतने उपलब्ध नहीं होते और कई अनुसंधान इसी वजह से अधूरे रह जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, वो पूर्णता तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अच्छे और प्रभावी परिणामों के लिए आवश्यक है कि सरकार उन्हें अनुदान प्रदान करे या सरकारी सहायता प्रदान करे। उसके बाद में सहायक सामग्रियों के लिए केंद्रीय ब्लॉक की स्थापना हो, क्योंकि एक सटीक सहायक सामग्री का होना बहुत अनिवार्य है। चाहे 4 लेखक एक ही पुस्तक को, एक ही विषय वस्तु को लिख रहे हैं, तो चारों की सहायक सामग्री एक ही जैसी होनी चाहिए। भले भाषा अलग हो सकती है, प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सहायक सामग्री वही होनी चाहिए। उसके लिए अनिवार्य कि केंद्रीय ब्लॉक की स्थापना की जाए, क्योंकि वहीं से वो मंगवाई जाए। जैसे टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन में कई बार तिथियों की गड़बड़ हो सकती है, तो केंद्रीय ब्लॉक से मंगवाई जाए तो वहां पर एकदम सही तिथि, 1 से 4 पुस्तकों जितनी भी लेखक उसको लिख रहे हैं अलग अलग, तो सबको एक ही जैसी समय सारणी प्राप्त हो। अगली बात है अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन। जैसे किस तरह की एक पुस्तक, अच्छी पुस्तक के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें आकर्षकता होनी चाहिए, उसका पृष्ठभूमि कैसा होना चाहिए, उसकी साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप बेहतरीन पुस्तकें प्रकाशित करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। भले ही इसके एवज में आप बाहर से, विदेशों से जो बहुत अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं या हमारे देश में ही किसी अच्छे प्रकाशक की अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, तो वो एक प्रकाशक के सामने रखकर और उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है कि इस तरह की पुस्तकें आपको प्रकाशित करनी है। उसके बाद में आता है 3 वर्ष से पहले पुस्तकों को नहीं बदला जाए। अगर 3 वर्ष, अमूमन आजकल होता यही है प्राइवेट स्कूलों में हर साल बालकों की पुस्तकें बदल दी जाती है, पुस्तकों में 1 या 2 चैप्टर अलग करके और उस पुस्तक को बदल दिया जाता है, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ता है, अनावश्यक भार पड़ता है, जो कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए ये कठोर नियम इसके लिए बनने चाहिए कि 3 वर्ष से पहले किसी भी पुस्तक को नहीं बदला जाए। सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कई प्राइवेट स्कूलों में ऐसा किया जाता है कि बाकी तो सारा एक जैसा रख देते, 1 या 2 चैप्टर बदल के पूरी पुस्तक को नई पुस्तक का रूप दे देते हैं। तो इस चीज़ों पर भी, अंदरूनी जो ये परिवर्तन होता है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद में मूल्य निर्धारण के नियम निर्धारित हो, यानी कि किस पुस्तक के कितने मूल्य हो सकते हैं, इसके लिए सरकार कोई कानून या नियम बनाए और उसी के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए। उसके बाद में है पाठ्य पुस्तकें अनुभवी और योग्य शिक्षकों के द्वारा लिखी जानी चाहिए। अभी वर्तमान में होता क्या है कि उन लोगों के द्वारा लिखी जाती है जिनको कि उन बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हीं शिक्षकों के द्वारा लिखवाई जाए जो उन बच्चों के साथ वर्षों तक बच्चों के साथ काम किया है, बच्चों के साथ उन्होंने शिक्षण कार्य किया है, उन बच्चों के बीच में रहकर किया है, तो बच्चों की क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार से पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी रुचि क्या है, वो किस तरह से कर सकते हैं, इसकी जानकारी एक उस अध्यापक से अधिक और किसी को नहीं हो सकती। ऐसे योग्य और अनुभवी शिक्षकों को ऐसी पुस्तकें लिखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए या उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो पुस्तकें लिखें। उसके बाद ऐतिहासिक व सामाजिक नियम एवं सिद्धांत भारतीय परिवेश के अनुसार, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के अंदर जितने भी, क्योंकि हम इतिहास की पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक और सामाजिक नियम जितने भी उसके अंदर संकलित किए गए हैं वो भारतीय परिवेश के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि वो भारतीय परिवेश में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, इसी पर आधारित होने चाहिए, विदेशी प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सहायक सामग्री जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि सहायक सामग्री ऐसी हो जो बालक जिसे आसानी से समझ सके, जो उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी हो, ताकि बालक को वो जल्दी से और अच्छे से समझ में आ सके। अगली है परीक्षा केंद्रित न होकर उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तकें परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उनमें 60 टारगेट परीक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है इस पर केंद्रित होना चाहिए। अर्थात कि पाठ्य पुस्तक का जितना भी कंसंट्रेशन है, जितना भी ध्यान है, वो बालक के उद्देश्य पूर्ति या शिक्षा के उद्देश्य पूर्ति को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि परीक्षा को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
उसके बाद में है अच्छी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उत्तम मुद्रण। उसका मुद्रण बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। यानी कि प्रकाशन जो मुद्रा प्रिंटिंग का जो काम किया जाता है वो एकदम स्पष्ट और अच्छा होना चाहिए। इसमें कागज भी ऐसा हो जो कि थोड़ा सा मोटा हो, इतना मोटा भी नहीं हो कि अनावश्यक पुस्तक का वजन बढ़ जाए, और इतना पतला भी नहीं हो कि बालक 2 से 3 बार पुस्तक को पलटे और वो फट जाए, बाइंडिंग खुल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मुद्रण बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद में अभ्यासात्मक प्रश्न, यानी कि उसके अंतर्गत बालक को मूल्यांकन प्रश्नों के साथ में अभ्यास करने के लिए भी अतिरिक्त प्रश्नों का समावेश उन पुस्तकों में होना चाहिए। अंतिम में संदर्भ सूची अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितनी भी विषय वस्तु दी गई है वो कहाँ से और किस किस तरह से संकलित की गई है, अर्थात जिससे कि जहाँ पे भी आपको कोई भ्रम है, आपने संदर्भ पुस्तक में देखा, सूची देखा, तो आप उसके अनुकूल उस पुस्तक से कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो सूचना दी गई है वो सत्य है या उसमें किसी प्रकार के आपके समझने में कोई भ्रांति। इसीलिए संदर्भ सूचियों का होना बहुत अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पाठ्य पुस्तकों के चयन में के सुधार के लिए किन किन सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको आज ये प्रश्न हल करना है कि इतिहास में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के मूल्य सुधार में सुधारात्मक सुझावों को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।